नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए हेमंत गुप्ता और आज मैं आप लोगों के साथ इनकम टैक्स का एक छोटा-सा पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि सेक्शन 44 एबी में जब टैक्स ऑडिट होता है, तो उस केस में हमें टर्नओवर की डेफिनिशन चाहिए होती है। हमें टर्नओवर डिफाइन करना होता है कि कितने टर्नओवर के ऊपर हमारा टैक्स ऑडिट होगा। तो अगर हम शेयर्स, स्टॉक, एक्सचेंज, कमोडिटीज़ इन सब चीज़ों में डील कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टर्नओवर हम किस वैल्यू को मानेंगे। क्या टोटल ग्रॉस वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन को टर्नओवर माना जाएगा या फिर किसी और वैल्यू को टर्नओवर माना जाएगा? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब हम स्टॉक, शेयर्स, कमोडिटी वगैरह में डील करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि बेसिकली 3 तरह की ट्रांज़ैक्शंस होती हैं। एक ट्रांज़ैक्शन वो होती है जो एक्चुअल डिलीवरी के बेसिस पे सेटल होती है, एक स्पेक्युलेटिव नेचर की ट्रांज़ैक्शन होती हैं और एक ट्रांज़ैक्शन ऐसी होती है जिसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रांज़ैक्शन बोलते हैं। तो इसे समझने के लिए हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो ट्रांजैक्शन डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन होती हैं वो बहुत सिंपल हैं। उसके अंदर टर्नओवर की सिंपल डेफिनेशन यही है कि जो सेल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसे टर्नओवर मान लिया जाएगा। अब हम स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस पे आते हैं। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं? ये वो ट्रांजैक्शन होती हैं जिन ट्रांजैक्शन पे सेल, परचेज ऑफ स्टॉक, शेयर्स और कमोडिटी इनकी जो सेटलमेंट होती है, इधर इंटरिम और अल्टीमेट सेटलमेंट, वो हम विदाउट डिलीवरी के सेटल करते हैं। जिसमें हमने कोई फिजिकली कोई सामान नहीं लिया, ना ही फिजिकली कोई सामान दिया हमने और उसके अकाउंट की हमने सेटलमेंट कर ली, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सम ट्रांजैक्शन नोट। तो ये स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मानी जाती हैं। इसके लिए हम सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को भी रेफर कर सकते हैं, जिसमें 5 तरह की ट्रांजैक्शन को उसने स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन की डोमेन से बाहर निकाला हुआ है। प्रिडोमिनेंटली वो कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें कोई मैन्युफैक्चरर या मर्चेंडाइजर किसी ट्रांजैक्शन या किसी फ्यूचर ट्रांजैक्शन में एंटर करता है जस्ट टू हेज हिमसेल्फ इन रिलेशन टू आइटम्स जिसमें वो ऑलरेडी डील कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है, या कोई इन्वेस्टर या ट्रेडर या डीलर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन में एंटर करता है जो फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशन को मैनेज करने में उसकी मदद करती हैं, या फिर कोई डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन हम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे हैं, उसको भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन के डोमेन से बाहर रखा गया है, या फिर कोई डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन जो कमोडिटी में हम डील कर रहे हैं, जो किसी हम अगेन किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में डील कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट काउंटेड एज ए स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन। या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो फॉरवर्ड मार्केट में या स्टॉक मार्केट में कोई मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जॉबिंग या आर्बिट्रेज के रिलेशन में डील करता है या एंटर करता है जस्ट टू हेज हिमसेल्फ फ्रॉम अ पॉसिबल लॉस। ये ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो स्पेकुलेटिव डोमेन में मानी जाती हैं, बट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 43(5) दे आर आउट ऑफ द स्पेकुलेटिव डोमेन। तो अब इन ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, अगर आप देखेंगे या तो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ट्रांजैक्शन कुड बी मे बी ऑफ 1000 करोड़, बट उसमें हो सकता है आपका सिर्फ 1000 रुपये का ही प्रॉफिट हो या 1000 रुपये का ही लॉस हो। तो अब उस केस में आपका टर्नओवर 1000 करोड़ माना जाएगा या 1000 रुपये माना जाएगा? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं इनमें जो नेट डिफरेंस आता है वो आपका टर्नओवर का पार्ट माना जाता है। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हमें ध्यान रखना है। सपोज आपने 2 ट्रांजैक्शन ऐसे एंटर करी। एक ट्रांजैक्शन आप वो उसमें ग्रॉस वैल्यू 1000 करोड़ थी, अगेन एज आई सेड प्रॉफिट उसमें आया 1000 रुपये का। और एक ट्रांजैक्शन अगेन 1000 करोड़ की थी, लेकिन उसमें 1000 रुपये का लॉस आ गया। तो एज पर बोथ द ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो एक में 1000 का प्रॉफिट है, एक में 1000 का लॉस है। तो नॉर्मल पैरेलल्स में हम देखेंगे तो ये टर्नओवर तो हमारा जीरो हो गया, क्योंकि ना हमने कुछ कमाया और ना हमने कुछ गवाया इस केस में। सो टर्नओवर की लिमिट को डिटरमाइन करने के लिए हमें इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करते हुए। तो टर्नओवर हो जाएगा हमारा 1000 प्लस 1000, ना कि जीरो। नाउ कमिंग टू डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन इन रिलेशन टू फ्यूचर एंड ऑप्शन। इन ऑप्शंस में भी क्या होता है, जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उनको अदरवाइज बाय वे ऑफ डिलीवरी सेटल करते हैं। इसमें फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंसेस आते हैं। अगेन दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एट पार विद जो अभी हमने स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन के लिए डिस्कस किया। प्लस इसमें कुछ प्रीमियम भी कई बार पे किया जाता है ऑप्शंस के केस में। तो टर्नओवर को डिटरमाइन करने के लिए फेवरेबल अनफेवरेबल अमाउंट्स के डिफरेंस को लिया जाएगा, इग्नोरिंग द नेगेटिव वैल्यू। देन एनी प्रीमियम पेड विद रिलेशन टू ऑप्शंस दैट शैल आल्सो बी एडेड टू द टर्नओवर। प्लस इन केस ऑफ रिवर्स ट्रेड जो डिफरेंस आएगा दैट विल आल्सो बी एडेड टू टर्नओवर। सो इस तरीके से इन तीनों सिनेरियो में हम लोग टर्नओवर को डिटरमाइन करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में इस टाइम आ रहा होगा
कि शेयर्स में जब हम डील करते हैं तो यूजुअली वो इन्वेस्टमेंट भी होती है और बिजनेस ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। तो ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी इन्वेस्टमेंट में मानी जाएगी और कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन में मानी जाएगी? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। काफ़ी कोर्ट केसेस भी ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया है। उस केस में ये एसएससी को डिटरमाइन करना है कि मैं कौन सी ट्रांजैक्शन एज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ और कौन सी ट्रांजैक्शन एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। सो इन केस एसएससी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन के तौर पे वो ट्रांजैक्शन करता है, तो उसमें जो भी प्लस माइनस की वैल्यूज आएंगी या डिलीवरी बेस है तो ग्रॉस वैल्यू वो टर्नओवर में जाएगी, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है। वेराज अगर एसएससी ये बोलता है कि ये ट्रांजैक्शन मेरी इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन है, तो उस ट्रांजैक्शन की असेसमेंट होगी कैपिटल गेन सेक्शन के अंदर। वहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन आएगी आपकी प्लस माइनस या ग्रॉस वैल्यू आफ्टर रिड्यूसिंग द परचेज कॉस्ट, तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेशन होगी उसकी। तो वो जो अमाउंट्स हैं वो उसको टर्नओवर में ऐड नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा कि टैक्स ऑडिट के केस में हमें टर्नओवर को कैसे डिटरमाइन करना है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के रिलेशन में, डू फील फ्री to reach out to me. I will be more than happy to answer your queries. This is CA Hemant Gupta signing off. Thank you for watching the video.